देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए मिलने का ये पूरा मामला है। रुपए के जखीरे का वीडियो जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह वीडियो जारी किया गया। स्टोर में पैसा भरा दिखा, जिसमें अधिकांश नोट जले हुए हैं। जस्टिस वर्मा पर शिकंजा कसा और वीडियो देश में वायरल भी हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्मा के कारनामों की बड़ी चर्चा हो रही है। जस्टिस वर्मा बेहद विवादित जज है। दिल्ली हाई कोर्ट में तैनाती है उनकी। तो देखिए, स्टोर में पैसा जो है भरा दिखा, जिसमें अधिकांश नोट जले हुए थे। जिसके बाद से देखिए, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया गया है। वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर रुपए मिलने का ये पूरा मामला है। देखिए, 2 दिन पहले का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उनके घर पर आग लग गई थी और बताया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर जब पहुंची तो रुपयों का जखीरा मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो जारी किया गया है। स्टोर में पैसा भरा दिखा, जिसमें अधिकांश नोट जले हैं। जस्टिस वर्मा पर शिकंजा कसा है, वीडियो देश में वायरल हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्मा के कारनामों की बड़ी चर्चा हो रही है। जस्टिस वर्मा बेहद विवादित जज हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जस्टिस वर्मा की इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में तैनाती है और इसके पहले भी वो कई विवादों में रह चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिले थे और जो तस्वीरें हैं सार्वजनिक हो गई हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आपका रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए वेबसाइट पर वीडियो जारी कर दिया गया है, जो कि सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर? जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे आग लगी थी, उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंची थी, उसके बाद जो पैसे वहां से बरामद किए गए, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए। लेकिन यदि हम यशवंत शर्मा की बात करें, उनके बयानों का जिक्र करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घर के स्टोर से कैश जो बरामद हुए हैं, उससे उनका और उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। उनको पता नहीं था कि उनके स्टोर रूम में इतने पैसे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसी के घर के स्टोर रूम में इतने बड़ी मात्रा में पैसे बरामद किए गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस चीज़ की कोई जानकारी ना हो। साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब उनके घर में आग लगी थी तो वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो भोपाल गए हुए थे और अपनी पत्नी के साथ वो भोपाल में मौजूद थे, तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और जो मलबे वहाँ पे हैं वो आज भी उनके आवास में हैं और उसमें वो कैश अभी भी नहीं दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ये सुर्खियों में बने हैं जस्टिस यशवंत, तो इनका लगातार, यदि हम इलाहाबाद कोर्ट का जिक्र करें तो पहले ये वहाँ पे तैनात थे और वहाँ पे भी इनके कई विवादित चीज़ रहे हैं, जिसको लेकर के अब इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए नजर आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है और कमेटी इस पूरे प्रक्रिया की जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक जज के घर में इतने बड़े मात्रा में कैश का बरामद होना, लोगों का एक विश्वास होता है कि चलो कोई कोर्ट है, जज है, तो उनके फैसले से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन किसी जज के घर में ही इतने बड़ी मात्रा में कैश बरामद होना, लोगों के मन में भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पे भी टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देती है और जो जांच कमेटी बनाई गई है, जो कैश को लेकर के बातें की गई है, इसके पीछे और किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। हालांकि अधिक से अधिक जो कैश थे वो जल चुके हैं, लेकिन जो जले हुए अवशेष हैं वो वहां पे बरामद किए गए थे। वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे जारी किया और वो वीडियो अब पूरे देश भर में फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि एक जस्टिस के घर में इस तरह
से कैश होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, या फिर जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन पर कई सवाल खड़े किए गए थे, तो ये तमाम चीज़ों का अब जिक्र किया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको 6 महीने का मोबाइल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं या फिर कोई भी उनका ईमेल है उसको वो डिस्ट्रॉय ना करें, उन तमाम चीज़ों को वो सुरक्षित रखे। तब देखना ये होगा कि ये तमाम ये जो जांच की विषय बनी हुई है, कमेटी बनी है, कमेटी का जो गठन किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले का जांच करेगी। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर वो जो पैसा है वो जस्टिस यशवंत का है या फिर उसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ उसमें शामिल है। बिल्कुल। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि ये पैसे कहां से आए मुझे नहीं पता, क्योंकि घटना के दिन मैं घर पे था ही नहीं, मैं और मेरी पत्नी भोपाल में थे। तो लगातार अब कई जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा जो कैश बरामद हुआ है कहां से आया। मानस है, उनके मानस पटल पे भी है कि इतनी बड़ी धनराशि एक जज के बंगले से बरामद होती है, तो निश्चित तौर पे तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में है और मूल रूप से यशवंत वर्मा प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट से ये सूचना यहाँ के अधिवक्ताओं को मिलती है कि उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाता है, लगातार इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है जिसको कोई भेज दिया जाए। तो इस तरह से इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिस तरह से तबादले की खबर यहाँ पर आती है उसके बाद सारे अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के लामबंद हो गए और जिस तरीके से कल आम सभा बुलाई गई है अधिवक्ताओं की, अगर वे प्रयागराज में आते हैं तो उनको यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ के बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो उनका इस तरह से कहना है। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस के बंगले से इतनी बड़ी धनराशि मिलती है और उसके बाद जब उनका बयान आता है कि उनको ये जानकारी नहीं है कितनी बड़ी धनराशि कहां से आई, तो निश्चित तौर पे तमाम और ऐसे सवाल हैं जिनको जन्म दे दिया गया है। अब ये जांच की जा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई है और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। हालांकि सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और यहाँ तक कि जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, जिनके घर से इतनी बड़ी धनराशि मिली हुई है, उनका भी बयान अब सुप्रीम कोर्ट के जो जांच अधिकारी हैं वो लेंगे। तो निश्चित तौर पे जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से आम जनमानस को लेकर तमाम ऐसे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, निश्चित तौर पे उसका जवाब जो जांच अधिकारी है उस जांच के बाद ही उन लोगों को मिल पाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए काकोरी में दिल दहला देने वाला हत्याकांड का ये पूरा मामला। सिपाही ने 2 दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही ने हत्या की थी। पत्नी से प्रेम प्रसंग के शक में दोस्तों की हत्या की। पहले दोनों दोस्तों को देर रात ईंट भट्ठे पर बुलाया, फिर गले सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। मृतकों की पहचान मनोज और रोहित के रूप में हुई। आरोपी के साथ और उनके साथ लोग भी हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। फिलहाल आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर अब उससे पूछताछ की जा रही है। पत्नी से प्रेम प्रसंग के शक में 2 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर काकोरी में दिल दहला देने वाला हत्याकांड का ये पूरा मामला है। डबल मर्डर से देखिए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और सिपाही ने 2 दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी है। तो हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही ने हत्या की थी और सारा जानकारी के साथ संवाददाता मजहर हमारे साथ जुड़ गया। मजहर, बताया जा रहा है कि पत्नी से प्रेम प्रसंग के शक में ये हत्या की गई थी, क्या कुछ और अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, काकोरी क्षेत्र के खुरामपुर गांव नदवा पुल के पास 2 युवकों की निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से बॉडी को वहीं पर फेंक दिया गया था, जिसके बाद से काकोरी क्षेत्र समेत पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था। अब एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। मनोज नाम का ये आरक्षी है, जिसकी जो पत्नी थी उसका जो दोनों युवक थे उसमें से एक युवक जो 26 वर्षीय रोहित था उसके साथ
कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दरअसल काकोरी क्षेत्र के ही रहने वाले 26 वर्षीय रोहित और 25 वर्षीय मनोज को आरक्षी ने अपनी बीवी के जरिए कॉल करके बुलाया था और उसके बाद जब मौके पर दोनों युवक पहुंचे तो धारदार हथियार से घात लगाए बैठे आरक्षी और उसके सहयोगियों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल अब काकोरी पुलिस ने आरक्षी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है ये प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरक्षी काफी नाराज था क्योंकि उसकी पत्नी का जो रोहित नाम का युवक था उसके साथ कहीं ना कहीं संबंध था, जिसको लेकर आरक्षी में नाराजगी थी और यही वजह रही डबल मर्डर की। डबल मर्डर से पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया था। फिलहाल 21 तारीख की ये पूरी घटना है और अब इस पूरे मामले का पुलिस ने लगभग खुलासा कर दिया है। आरक्षी से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल है, आरक्षी के साथ और कितने लोग थे, आखिरकार कैसे वहां पर वो दोनों युवक पहुंचे, किसके कहने पर आए, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस गहनता से चेकिंग कर रही है। लेकिन फिलहाल अब जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते, खबर सहारनपुर से, जहां पर बीजेपी नेता द्वारा परिवार को गोली मारने का ये पूरा मामला है। पत्नी के भजन गुनगुनाने से परिवार को खत्म कर डाला। योगेश रोहिला की पत्नी नेहा भजन गुनगुना रही थी, मैं तो राधा हूं श्याम की, भजन सुबह से गुनगुना रही थी। योगेश को शक था कि नेहा के श्याम नाम के युवक से अवैध संबंध है। उसने नेहा को टोका, दोनों में बहस हुई और योगेश ने गोली मार दी। उसके बाद दोनों मासूम बेटे और बेटी को और श्रद्धा को भी गोली मार दी। कनपटी पर पिस्तौल चलाकर योगेश ने उन्हें भी मार डाला। गोली मारकर योगेश ने तीनों बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। तीनों बच्चों की मौके पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। पत्नी नेहा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। नेहा को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। जिला में भाजपा में बताया जा रहा है कि योगेश रोहिला जिला कार्य समिति सदस्य हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। गोली मारकर योगेश ने तीनों बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। ये दर्दनाक देखिए हादसा हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि पत्नी की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। तो नेहा को चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। खबर सहारनपुर से, जहां पर बीजेपी नेता द्वारा परिवार को गोली मारने का ये पूरा मामला। तगड़ा जुगड़ा कुछ नहीं, इसको दिमाग में कमी आ रही, 3 महीने है गए। जब दिमाग में कमी आ रही है तो फिर ये रिवॉल्वर कैसे रख रहा है? इसके परिवार से हथियार वो लाइसेंस का ही है, लाइसेंस से मारा है। लाइसेंस लाइसेंस का इस परिवार लोग तो वो कितने बच्चे थे इसके? 3 बच्चे। पत्नी का क्या नाम था और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश देवांश। शिवांश और देवांश। लड़की श्रद्धा। थाना गंगो के अंतर्गत योगेश रोहिला नाम के व्यक्ति के द्वारा पुलिस को फोन करके सूचित किया गया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वहां पर 4 लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति पत्नी और 1 बच्चा वो जीवित थे। दोनों ही को पुलिस के द्वारा वहां से जिला अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां जिला अस्पताल में एक और बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी और जो पत्नी है उसको वहां से हायर सेंटर जो मेडिकल कॉलेज है वहां रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस प्रकार से कुल 3 बच्चों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। जो अभियुक्त उमेश रोहिला है उससे पूछताछ की गई तो उसको द्वारा बताया गया कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र से वो परेशान था, इस वजह से उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर गोली चलाई और जिसमें कि 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। सहारनपुर जनपद के गंगो थाना क्षेत्र के गांव सांगाखेड़ा में बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोलियों से भून दिया। इसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है बीजेपी नेता की, उससे गोलियां सर में सटाकर मारी गई है, जिसमें 2 बेटे 1 बेटी और पत्नी को गोलियां मारी हैं, जिसमें तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। जो पत्नी है उसकी हालत गंभीर है, जिसको जिला अस्पताल से पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। अपने सहयोगी आजम पुंजित के साथ लियाकत पुंजी, भारत समाचार, सहारनपुर। और ये खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए बॉलीवुड और भोजपुरी जगत से दुखद खबर सामने आ रही। दिग्गज अभिनेता राकेश पांडे का निधन हो गया। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। सुधा सुहागन से शुरू किया था फिल्मी करियर, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में अमिट छाप दी है। तो ये दुखद खबर देखिए सामने आ रही है। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है दिग्गज अभिनेता
राकेश पांडे का निधन हुआ है। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने की वजह से देखिए उनका निधन हो गया है। सुधा सुहागन से उन्होंने अपनी फिल्म की करियर की शुरुआत की थी। हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में अमिट छाप छोड़ गए हैं और देखिए ये दुखद खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता राकेश पांडे का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं और बॉलीवुड और भोजपुरी जगत से ये दुखद खबर है। दिग्गज अभिनेता राकेश पांडे का निधन हो गया है। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। आगे बढ़ते खबर लखीमपुर से है, जहां पर एक ही पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों की रोक टोक से आहत था प्रेमी जोड़ा। पुलिस को दी आत्महत्या की सूचना। मैलानी के छत्तीपुर की सनसनीखेज ये घटना देखिए सामने आ रही है। तो परिजनों की रोक टोक से प्रेमी जोड़ा आहत था, जिसके बाद से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही। पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी है। खबर लखीमपुर से देखिए सामने आ रही, जहां पर एक ही पेड़ से लटका मिला है प्रेमी युगल का शव। प्रेमी प्रेमिका के शव पेड़ पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों की रोक टोक से आहत था ये प्रेमी जोड़ा और पुलिस को भी सूचना दी। अपनी आत्महत्या की पुलिस को सूचना दी। मैलानी के छत्तीपुर की सनसनीखेज वारदात ये सामने आई है। ये घटना देखिए सामने आई है। तो पुलिस को उन्होंने आत्महत्या की सूचना दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा जो है परिवार के रोक टोक से बेहद परेशान था और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए। शारिक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये हैदराबाद इलाके में एक पेड़ से लटकता हुआ प्रेमी और प्रेमिका का शव मिला है। ये बताया जा रहा है कि ये मैलानी के छत्तेपुर के रहने वाले थे, कमलेश और राधा। तो इनके दोनों शव एक ही पेड़ में लटकते हुए मिले और ये प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि परिवार की जो रोक टोक थी उससे ये काफी परेशान थे। इसके बाद इन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया और दोनों ने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस इस मौके पर पहुंची है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर देखिए 6 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पुलिस ने बरामद कर लिया है। नन्हे कसेरा को पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा है। कटरा क्षेत्र के तुलसी चौक मोहल्ले से अरेस्टिंग हुई है। तस्कर के ऊपर पहले से 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी टीम ने ड्रग्स के आरोपी को पैर में गोली मारी है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कटरा क्षेत्र के तुलसी चौक मोहल्ले से अरेस्टिंग कर ली गई है। तो नन्हे कसेरा को पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर 6 करोड़ से ज्यादा का ड्रग पुलिस ने बरामद किया है। नन्हे कसेरा को पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा है। कटरा क्षेत्र के तुलसी चौक मोहल्ले से उसकी अरेस्टिंग हुई है। तो तस्कर के ऊपर पहले ही 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी टीम ने ड्रग्स के आरोपी को पैर में गोली मारी है। मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ एवं उसमें संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज मिर्जापुर पुलिस द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की हेरोइन को बरामद किया है। इसमें पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों में से जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका नाम नन्हे कसेरा है, जो पूर्व में जिसपे लगभग आधी दर्जन मुकदमे हैं, इसके द्वारा जब पुलिस टीम इसको वापस ला रही थी थाने, तो बताया गया कि ये और मादक द्रव्यों की बरामदगी कराएगा। आगे बढ़ते खबर रायबरेली से है, जहां पर देखिए बिजली विभाग के अधिकारी का ये अजब गजब कारनामा सामने आया। सुर्खियों में आया बिजली विभाग का एसडीओ दफ्तर। संविदा कर्मचारी को कार्यालय में उठक बैठक कराई। सूरज भान को कार्यालय में कान पकड़कर उठक बैठक कराई है। संविदा कर्मचारी का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ऊंचाहार एसडीओ इंदु शेखर की हिटलर शाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं की संख्या एक एवज में राजस्व कमा रहा था। नाराज एसडीओ ने संविदा कर्मचारी को उठक बैठक कराई। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के बिजली विभाग कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उपभोक्ताओं की संख्या के एवज में राजस्व कमा रहा था और इसी की वजह से उन्होंने उठक बैठक कराई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारी को उन्होंने उठक बैठक कराई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर बिजली विभाग के अधिकारी का ये अजब गजब कारनामा देखने को मिला।
एक दो लेटर बना दीजिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। संविदा कर्मचारी को उठक बैठक कराई गई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचा हाट तहसील क्षेत्र के बिजली विभाग का, जहां पर जो है एसडीओ इंदुशेखर की हिटरशाही सामने आई है। एसडीओ इंदुशेखर ने जो संविदा कर्मचारी सूरज भान को जो है न सिर्फ जो उठा बैठक कराई बल्कि उसका शब्दों का भी प्रयोग किया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से जो संविदा कर्मचारी है सूरज भान वो कान पकड़कर उठा बैठक लगा रहा है। बात ये सामने निकल के आई है कि जो वहाँ संविदा कर्मचारी द्वारा जो वसूली जो होती है, राजस्व की वसूली, वो कम की जा रही थी। साथ ही साथ जो है बिजली का कनेक्शन काटा गया था और उसको संविदा कर्मचारी ने जोड़ दिया था। इससे जो है नाराज होकर एसडीओ इंदुशेखर ने जो है अपनी हिटरशाही दिखाई और दफ्तर में बुलाकर जो संविदा कर्मचारी है उसको कान पकड़कर उठा बैठक लगाई है। फिर आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जमकर ट्रोल कर रहा है। इस पूरे मामले में जो बिजली विभाग के उच्चाधिकारी है वो जो है चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, किस तरह से जो एसडीओ है वो अपनी हिटरशाही दिखाते हुए सामने नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते खबर गाजियाबाद से, जहां पर देखिए अचानक से कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास के लकड़ी के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया। हिंडन चौकी अठला मेट्रो स्टेशन के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। बताया जा रहा है कि दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अचानक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग ने पास के लकड़ी के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हिंडन चौकी अठला मेट्रो स्टेशन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आग ने लकड़ी के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया था। भीषण आग लग गई थी। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिसमें 12 घर जले, दर्जन भर परिवारों का आशियाना उजड़ गया है। गृहस्थी का सारा सामान आग में जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची है दमकल कर्मियों की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खरगुपुर के बाबूपुरवा जमुनही हरदोपट्टी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे आज कानून व्यवस्था की समीक्षा। आगामी त्योहारों को देखते हुए समीक्षा करेंगे। प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर के पुलिस अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। 75 जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर भी जुड़ेंगे। एडीजी, आईजी और डीआईजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। प्रदेश भर के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। शाम के 7 बजे 5 के डीसीएम आवास पर यह समीक्षा बैठक की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। 1 अप्रैल से देश में नई टोल का कलेक्शन प्रणाली लागू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से देश में लागू होगी नई टोल नीति। बताया जा रहा है कि नई टोल नीति से जनता संतुष्ट होगी। नितिन गडकरी की तरफ से ये कहा गया है, टोल को लेकर अब सवाल नहीं उठेंगे। संसद सत्र के कारण विस्तृत जानकारी से देखिए उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से सामने आ रही है। तो 1 अप्रैल से देश में नई टोल नीति लागू कर दी जाएगी। नई टोल नीति से जनता संतुष्ट होगी। नितिन गडकरी की तरफ से ये कहा गया है, टोल को लेकर अब सवाल नहीं उठेंगे और संसद सत्र के कारण विस्तृत जानकारी से इनकार किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर 1 अप्रैल से देखिए देश में नई टोल नीति अब लागू कर दी जाएगी। तो 1 अप्रैल से देश में नई टोल कलेक्शन प्रणाली लागू कर दी जाएगी।
खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के